ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा अटैक हुआ है। इजरायली हमले के बाद आर्ग स्क्वायर में भीषण आग लग गई है। हमले के बाद आर्ग स्क्वायर में हड़कंप मच गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े हमले की तस्वीर, जिसमें आर्ग स्क्वायर में भीषण तबाही हुई है। इजरायली अटैक के बाद, हमले के बाद आर्ग स्क्वायर में हड़कंप मच गया है। तो ये देखिए, आसमान में इस वक्त तितर बितर होते हुए पक्षी आपको दिख रहे हैं। वहीं धुएं का और धूल का गुबार एक साथ आसमान को अपनी जद में ले रहा है। 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर में इस धमाके में जो शुरुआती तस्वीर सामने आई वो आपके सामने, दूसरी तस्वीर थोड़ा आसमान के ऊपरी हिस्से में, और देखिए दूर से तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से इस अटैक के बाद जो इजराइल की तरफ से किया गया, पूरा का पूरा आसमान, पूरा का पूरा इलाका इस धुएं और धूल की चपेट में आ गया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपके सामने लेकर आने वाले हैं। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 25वीं लहर शुरू हो गई है। जी हां, 25वीं लहर शुरू हो गई है ईरानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की, और इजराइल पर ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल के स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हमले का दावा इस ट्रू प्रॉमिस 4 की 25वीं लहर के बाद किया जा रहा है। बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 25वीं लहर शुरू हो गई है। इजराइल पर ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल के हमले में ईरानी ड्रोन तबाह हुआ है। इजराइल के आसमान में ईरानी ड्रोन तबाह होने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। इजरायली सेना ने इसका वीडियो जारी किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो इस वक्त स्क्रीन पर है आपके, इजराइल के हमले में ईरानी ड्रोन के तबाह होने की तस्वीर है। इजराइल के आसमान में ईरानी ड्रोन को तबाह किया गया है। इजरायली सेना ने इसका वीडियो जारी किया। बड़ी खबर इस वक्त एक और मिल रही है। ईरान के इस्फहान में फिर हमला हुआ है। एक ईरानी हेलीकॉप्टर के ध्वस्त होने की खबर मिल रही है। जी हां, सही सुना आपने, एक ईरानी हेलीकॉप्टर जिसे ध्वस्त किया गया है। ये बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान में फिर हमला हुआ है, जहां एक ईरानी हेलीकॉप्टर के ध्वस्त होने की खबर मिल रही है। ईरान युद्ध का दूसरा हफ्ता शुरू हो सकता है, और इसी के साथ आज रात अमेरिका जंग का दूसरा चरण शुरू कर सकता है, जिसमें ईरान पर अमेरिका इतनी मिसाइलें, इतने बम बरसाने वाला है जितने आज तक नहीं गिराए गए। और इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ईरान में रिकॉर्ड तोड़ हमलों के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे सकते हैं, जिसका लक्ष्य ईरानी खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। दावा है कि आज अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने वाला है, जिसमें ईरान पर इतने बम गिराए जाएंगे जितने 12 दिन के युद्ध और बीते 7 दिनों में नहीं गिराए गए। अमेरिका का टारगेट ईरान के परमाणु ठिकाने, सैन्य ठिकाने, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और हथियार फैक्ट्रियों को नष्ट करना होगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। साफ शब्दों में कहा है, आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार होगा। अमेरिका और इजराइल तबरीज मिसाइल कॉम्प्लेक्स, करमनशाह सैन्य बेस, इमाम अली मिसाइल बेस, अराक मिसाइल बेस, इस्फहान मिसाइल बेस और तेहरान में मौजूद मिसाइल बेस को पूरी तरह से तबाह करने के लिए सैकड़ों बम गिरा सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी ईरान में समंदर के पास मौजूद शिराज मिसाइल बेस, हाजरी आबाद मिसाइल बेस और जास्क मिसाइल बेस को धूल में मिलाने के लिए रिकॉर्ड बम गिराए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका फारस की खाड़ी से सटे बंदर अब्बास और बुशहर नौसैनिक अड्डे को भी पूरी तरह तबाह करेगा। ईरान का संवर्धित यूरेनियम इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, फोर्डो संवर्धन प्लांट और नतांज परमाणु केंद्र में मौजूद था, लेकिन दावा किया जाता है कि जून में 12 युद्ध के दौरान अमेरिका के हमले से पहले इस यूरेनियम को यहां से हटा लिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो यहां मौजूद ज्यादातर यूरेनियम नतांज के पास मौजूद पिक एक्स की पहाड़ियों के पास बनी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया, जो अब भी यहीं पर मौजूद है।
लाल रंग के इलाके में नजर आ रहा ये ईरान का नतांज परमाणु केंद्र है। इसके बराबर में जो नजर आ रहा है वो ईरान का यूरेनियम स्टोरेज ठिकाना है। ये पिकैक्स माउंटेन के नीचे बनाया गया है जो नतांज से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। पिकैक्स माउंटेन स्टोरेज को सुरंगों के जरिए नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से जोड़ा गया है। हालांकि इसके अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। पिकैक्स माउंटेन की ऊंचाई 5000 मीटर है। इसकी तलहटी में 328 फीट नीचे यूरेनियम का स्टेजिंग एरिया बनाया गया है और इस एरिया में ईरान ने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम रखा है। माना जा रहा है कि अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इस यूरेनियम को यहां से निकालने की तैयारी में है। दरअसल एयर स्ट्राइक से सेंट्रीफ्यूज और पावर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन संवर्धित यूरेनियम को खत्म नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा डर यह है, अगर यहां कोई विस्फोट होता है तो इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा। ऐसे में अमेरिका के सामने एकमात्र विकल्प सैनिकों को भेजकर यूरेनियम यहां से हटाना है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के नॉरफॉक नेवल स्टेशन पर मौजूद है, जहां से ये उत्तरी अटलांटिक होते हुए पहले जिब्राल्टर स्ट्रेट पहुंचेगा। जिब्राल्टर स्ट्रेट से होते हुए यूएसएस बुश भूमध्य सागर में आएगा, जहां इसे इजरायली पोर्ट के पास तैनात किया जा सकता है, क्योंकि यहां मौजूद यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को लाल सागर के लिए भेज दिया गया है। ये स्वेज कैनाल पार कर लाल सागर में दाखिल हो चुका है, जहां से जल्द यमन के पास तैनात होगा। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि यूएसएस बुश को इजरायल पोर्ट की जगह लाल सागर में भेजा जा सकता है, जहां इसे हूती को तबाह करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड लाल सागर की जगह ईरान के विरुद्ध यूएसएस लिंकन के साथ मोर्चा संभालेगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश लाल सागर में कमान संभालेगा, तो जेराल्ड आर फोर्ड ईरान के पास तैनात किया जाएगा, जहां वो यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त ईरान के बुशर पर बड़ा अटैक होने की जानकारी है कि ईरान के बुशर पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल सिटी पर गिरा है बम, हमले में उठा है धुएं का गुबार। ये बड़ी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये इस वक्त देखिए पूरा का पूरा आसमान इस तबाही के बाद नजर आ रहा है किस तरह से। ईरान के बुशर का ये नज़ारा है इस वक्त। मिसाइल सिटी पर गिरा है बम और धुआं और धूल का गुबार आसमान में। इधर ईरानी संसद का बड़ा ऐलान। क्या है वो ऐलान? खबर ये है कि खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे। ईरानी संसद में इस बात का ऐलान किया गया है, दुश्मन के खिलाफ जारी रहेगा युद्ध, हम झुकेंगे नहीं, हम शहादत देंगे लेकिन हम लड़ते रहेंगे। इस बात के ऐलान संसद से ईरान की किया गया है। ईरान को ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का लूजर बता दिया है, क्योंकि ईरान ने हमलों से घबराकर अरब देशों से माफी मांगी है। लेकिन अमेरिका अभी भी हमले नहीं रोकने वाला, बल्कि एक और खौफनाक प्लान बना लिया है। एक तरफ अमेरिका इजराइल मिलकर संयुक्त हमले करेंगे, दूसरी तरफ ईरान में सत्ता पर कंट्रोल करने के लिए कुर्द लड़ाकों को उतारा जाएगा। आखिर कैसे कुर्द तेहरान में घुसकर ईरानी शासन को खाड़ फेंकेंगे, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। 10,000 से ज्यादा लड़ाके एक्टिव हैं, जिनके टारगेट पर IRGC हेडक्वार्टर, पासेज फोर्स कमांड सेंटर, हथियार गोदाम, मिसाइल लॉन्चिंग साइट, ईरान खुफिया विभाग और प्रशासनिक इमारतें हैं, जहां वो गुरिल्ला युद्ध नीति से टुकड़ियों में हमले करेंगे। अभी ईरान में कुर्दों के 6 से ज्यादा गुट सक्रिय हैं, जिन्होंने एकजुट होकर नया संगठन बना लिया है, जिसका नाम CPF-IK यानी कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान है। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान यानी PDKI है, ये कुर्दों की पॉलिटिकल विंग है। दूसरा गुट PJAK यानी कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी है, ये सबसे मजबूत सैन्य विंग है, ईरानी फोर्सेस पर 70% हमले यही करता है। तीसरा गुट PAK यानी कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी है, जो IRGC लड़ाकों पर हमले करता रहा है। इसके बाद रेजा काबी फैक्शियो है, जो खामेनेई शासन के खिलाफ आंदोलन चलाता रहा है। खबात यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान स्ट्रगल गुट है, ये छोटा है लेकिन हाईटेक विंग है। कोमाला पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान में शामिल हुआ है, जो प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर काम करता रहा है। अमेरिका ने कुर्द संगठनों को सक्रिय कर दिया है। उत्तर पश्चिमी ईरान में कुर्द ठिकाने मौजूद हैं, जहां 10,000 लड़ाके ईरानी सेना पर हमले को तैयार हैं। 21 मार्च को तेहरान फतेह का ब्लूप्रिंट बनाया गया है। 21 मार्च को नौरूज यानी कुर्दों का नया साल होता है। ईरान पर कुर्दों के हमले का ब्लूप्रिंट बन चुका है, जिसके पहले चरण में अमेरिका नो फ्लाई जोन घोषित करेगा। साथ ही अमेरिका का IRGC सैन्य ठिकानों पर हमला होगा और दूसरे चरण में कुर्दों को घुसपैठ के लिए सेफ पैसेज मिलेगा। 10,000 लड़ाके 2 गुटों में बटेंगे।
पिक एक्स और जाग्रोस की पहाड़ियों में छिप जाएंगे। तीसरे चरण में अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलते ही एक्शन शुरू हो जाएगा, तब ग्राउंड ऑपरेशन तुरंत शुरू किया जा सकता है। चौथे चरण में प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर कुर्द लड़ाके हमला करेंगे, ईरान की प्रशासनिक इमारतों पर कब्जा करेंगे। ईरान के खिलाफ कुर्दों ने साजिश रची तो जवाब मजबूती से दिया जाएगा, कुर्दों को भागना पड़ेगा। अमेरिका इजराइल का प्लान है ईरान कई टुकड़ों में बंट जाए। पहला कुर्द इलाका है जो उत्तर पश्चिम ईरान में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर है, करीब 90 लाख लोग रहते हैं। दूसरा हिस्सा बलोच इलाका हो सकता है जो दक्षिण पूर्व ईरान में है। यह करीब 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इस इलाके की आबादी 25 लाख है। इसके आगे एक छोटा इलाका खुजेस्तान है जो दक्षिण पश्चिम ईरान में पड़ता है। क्षेत्रफल 64,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ करीब 45 लाख लोग रहते हैं। ये तीन इलाके अलग हो जाएं तो बचा हुआ ईरान में सिर्फ मध्य पूर्व ईरान वाला हिस्सा ही बचेगा, जो तीनों इलाकों से काफी बड़ा है। करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा, जिसकी आबादी 8 करोड़ के आसपास हो सकती है। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी की हना यजदान पाना का दावा है कि हमारे समूह के पास सबसे बड़ा सशस्त्र बल है। वो पिछले 47 साल से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये कि ईरान में तबाही का बारूद बरस रहा है, जिसका जवाब ईरान भी दे रहा है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है, वो इजराइल जिसके पास उन्नत एयर डिफेंस है। हालांकि ईरान के शुरुआती हमलों की गति को इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम की मदद से ही सीमित कर दिया था, लेकिन अब जब ईरान ने खुद हमलों की संख्या घटा दी है, तब इजराइल को जो नुकसान हो रहा है वो घटने की जगह बढ़ गया है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? रणनीति है या मजबूरी? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। 28 फरवरी 2026 विनाश की शुरुआत कि इजराइल को शमशान बना देंगे, जिसका सीधा मतलब है कि ईरान के अचूक निशाने पर सिर्फ इजरायली सैन्य ठिकाने नहीं हैं, बल्कि ईरान का टारगेट रिहायशी इलाके समेत संपूर्ण इजराइल है। जिसका कारण यह है कि ईरान अब कम बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। बावजूद इसके इजराइल में तबाही पहले के मुकाबले ज्यादा मच रही है। रिपोर्ट यह है कि ईरान पर हमले के बाद इजराइल को बैलिस्टिक मिसाइलों का करारा जवाब दिया गया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़ी संख्या में इंटरसेप्ट किया गया है। वहीं ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की क्षमता को नुकसान पहुंचा दिया है, जिससे ईरान के मिसाइल लॉन्च करने की गति में कमी आई है। इजराइल में तैनात डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय थे और इसी सक्रियता की वजह से इंटरसेप्टर मिसाइलों का गोदाम खाली हो गया है। इसलिए ईरान जो भी मिसाइल दाग रहा है वो निशाने पर अचूक वार कर रही है। इजराइल में यूएस के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा रही है और इजराइल के रिहायशी क्षेत्रों को मलबे में तब्दील कर रही है। इजराइल को दहलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों का गणित ये है कि ईरान ने 28 फरवरी को हमले के जवाब में 90 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी थी, जिसमें मुख्य निशाना तेल अवीव, यरूशलेम, डिमोना, हाइफा और नेवातिम एयरबेस को बनाया गया था। लेकिन इनमें से ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट हो गई थी। इस बीच ईरान की मिसाइलों की संख्या में कमी आई तो 1 मार्च को 60 मिसाइलें ईरान ने तेल अवीव, डिमोना, बीरशेवा और बेत शेमेश पर दागी। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहीं, जिसका मतलब ये हो जाता है कि इजराइल के एयर डिफेंस भी खाली हो गए। इसीलिए 2 मार्च से 5 मार्च तक ईरान ने हर दिन 20 मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम, नेगेव, डिमोना, पामचम एयरबेस और हाइफा को टारगेट करके दागी, जिनमें कामयाबी हासिल हुई। जिसका असर यह है कि बेन गुरियन जैसा संवेदनशील एयरपोर्ट भी दहल गया, जिसमें अमेरिका की एक रेस्क्यू फ्लाइट LY-1006 में सवार यात्री बाल बाल बचे। अब अमेरिका $151 मिलियन के हथियार इजराइल को भेजने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। BLU-110A यानी बंकर बस्टर बम, जिनकी संख्या है 12,000। बंकर बस्टर बम की बड़ी खेप इजराइल को मिलने का मतलब है ईरान की अंडरग्राउंड सिटी तबाह करने का अभियान शुरू होने वाला है, जिसे कामयाब बनाने के लिए इस बम का मल्टीपल फ्यूज कारगर है। ये जमीन के अंदर लक्ष्य नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि इस बम की JDAM गाइडेंस किट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में मददगार है। खास बात है इस बम का मजबूत स्टील का आवरण न सिर्फ जमीन भेदने में मददगार है, बल्कि जब ये बम फटता है तो यही आवरण टुकड़ों में बंटकर खड़ा बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कुव्वत रखता है। और इस बम को सबसे ज्यादा कारगर बनाता है इसका सुरक्षित विस्फोटक, जिसे PBXN-109 कहा जाता है।
ये आग लगने या गोली लगने से नहीं फटता, बल्कि मल्टीपल फ्यूज एक्टिव करने पर ही धमाका करता है। ट्रंप की जंग को अमेरिकी मीडिया ही अ वॉर विदाउट स्ट्रैटेजी कह रहा है, यानी एक ऐसा युद्ध जिसे छेड़ तो दिया लेकिन इससे निकलने की कोई रणनीति नहीं है। उधर ईरान ने बीते 7 दिन में यह साफ कर दिया कि उसकी रणनीति अमेरिका को अरब से बाहर निकालना है, जिसका असर जमीन पर दिखने लगा है। खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे हैं। मिसाइलों को निशाना भले ही अमेरिकी बेस बन रहे हों, लेकिन असल में इसका असर इन देशों की शांतिपूर्ण, सुरक्षित, व्यावसायिक ठिकानों वाली छवि को तोड़ रहा है। इसीलिए अरब देशों की चिंता बढ़ रही है और वो ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे हैं। 6 मार्च को यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके एयर डिफेंस ने 9 बैलिस्टिक मिसाइलों और 109 ड्रोन को मार गिराया, जबकि 3 ड्रोन देश के भीतर गिरे। आईआरजीसी का कहना है कि हमलों की नई लहर में बहरीन के शेख ईसा और जुफैर एयरबेस को टारगेट किया गया। इसके साथ ही कुवैत के अली अल सालेम और जॉर्डन के मुवफ्फक साल्ती एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। दुबई के अरबपति खलफ अल हफ्तूर ने कहा है कि हमें युद्ध में ढकेलने का अधिकार ट्रंप को किसने दिया? ट्रंप ने यह विनाशकारी फैसला किस आधार पर लिया है? ट्रंप ने अरब देशों को एक ऐसे खतरे में डाल दिया है जिसे उन्होंने नहीं चुना था। दोपहर को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अरब पर हमलों के लिए माफी मांगता है। भविष्य में इन देशों पर तभी हमले होंगे जब उनकी जमीन से ईरान पर हमला होगा। ये फैसला अंतरिम नेतृत्व परिषद की बैठक में लिया गया है, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और हमला हो गया। 2 मार्च को सऊदी अरब की रास तनूरा रिफाइनरी पर हमला हुआ। 2 मार्च को ही कतर की रास लफान एलएनजी फैसिलिटी पर हमले किए गए। इसके साथ ही मेसई इंडस्ट्रियल सिटी पर ड्रोन हमले हुए। 2 मार्च को ही यूएई के फुजैरा और मुसाफा ऑयल टर्मिनल पर हमले किए गए। 3 मार्च को ओमान के दुक्म पोर्ट सलाला में ऑयल टैंकरों पर हमले किए गए। इराक के सबसे बड़े ऑयल फील्ड रुमैला पर भी हमले किए गए। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने होगी, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अरब संकट किस तरह से बरकरार रहने वाला है और ईरान जारी रखेगा अपना प्रहार। सबसे पहले एक्शंस क्या हुए हैं वो समझ लीजिए। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने हमलों के लिए अरब से माफी मांगी है। ये बात किस तरह से सामने आई, इसको आगे हम समझाएंगे। अरब पर हमले तभी होंगे जब ईरान पर वहां से हमले होंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का ये बड़ा स्टेटमेंट। अब इस पर रिएक्शन क्या हुआ है वो भी देखिए। रिएक्शन हमने आपको उधर दिखाया था जो कि डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन एक बार फिर से हम आपको वो दिखाएंगे तो आपको समझ आएगा कि उसका एक्शन का रिएक्शन किस तरह से सामने आया। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने हमलों के लिए अरब से माफी मांगी, ये रिएक्शन समझा गया। दूसरी बात, अरब पर हमले तभी होंगे जब ईरान वहां से हमले करेगा। इसका मतलब ये है कि अरब का इस्तेमाल अगर होता है अमेरिका इजराइल के जरिए हमले करने के लिए ईरान पर, तब ईरान हमले करेगा अरब पर। अब एक और जानकारी, यूएस का क्या तंज है वो समझिए। अमेरिकी हमलों से घबरा गया है ईरान, ऐसा ट्रंप मान रहे हैं पेज़ेश्कियान के स्टेटमेंट के बाद। मध्य पूर्व का लूजर बना है ईरान, ये भी डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब पेज़ेश्कियान पलटे कैसे हैं वो भी देखिए। वो कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक देश की रक्षा करेंगे। और पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के टारगेट पर हथियार लॉन्च करने वाली साइट्स हैं, वो ठिकाने हैं। इसके अलावा ऐसे सभी ठिकाने वैध टारगेट हैं जिनको लेकर इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका कर सकता है ईरान पर हमला करने के लिए। मतलब अरब पर हमले होते रहेंगे, ईरान ये साफ कर गया है। तो ईरान अरब देशों पर हमले करेगा, ये बात क्लियर हो रही है। अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहला रहा है। ईरान की इस शक्ति के पीछे रूस, चीन को माना जा रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस और चीन जंग में ईरान की मदद कर रहे हैं। अब डर यह है कि अरब में रूस, चीन, ईरान का गठबंधन तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। खमेनी की मौत के बाद ईरान आक्रामक है और इसकी एक बड़ी वजह है चीन और रूस। रिपोर्ट्स की माने तो अरब में सुपर पावर के विरुद्ध ईरान, रूस और चीन के गठबंधन ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे आगे है रूस। अमेरिकी खुफिया विभाग के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा है, रूस जंग शुरू होने के बाद से ईरान की मदद कर रहा है। अमेरिकी सेना को निशाना बनाने के लिए खुफिया जानकारी दी जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरी सैन्य संपत्तियों की सटीक लोकेशन भेज रहा है। ईरान को चीन वित्तीय सहायता, हथियारों के पार्ट्स और मिसाइल उत्पादन से जुड़ी मदद भेजने की तैयारी कर रहा है। ये मदद रूस के रास्ते भेजी जा सकती है।
अरब देशों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपनी धरती पर स्थापित होने दिया। उन्होंने भोलेपन में उनसे सुरक्षा की उम्मीद की? बिल्कुल नहीं। अमेरिका उनका इस्तेमाल करता है और बदले में सिर्फ एक देश की रक्षा करता है। सोच समझकर फैसला करें कि क्या आपको वाकई अमेरिकी सैन्य अड्डों की जरूरत है। वो सुरक्षा नहीं बल्कि खतरा है। ईरान ने इजराइल को तबाह करने के लिए प्रॉक्सी गुटों के एक्टिव करने की पूरी तैयारी की हुई है। इजराइल को कई फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर प्रहार करके 200 से ज्यादा लड़ाके मार गिराए हैं। अब बौखलाए हिजबुल्लाह इजराइल में भारी तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल को तबाह करने के लिए ईरान ने प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव कर दिया है, जो इजराइल में 7 अक्टूबर जैसा हमला कर सकते हैं। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है, इजराइल को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। ईरान ने अब इराकी मिलिशिया को भी एक्टिव कर दिया है, जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। रिजाल अल्बा संगठन ने अमेरिकी बेस पर रॉकेट दागे। जॉर्डन और सीरिया में भी प्रॉक्सी सक्रिय हो चुके हैं। जॉर्डन के वफक अल साल्ती एयरबेस और सीरिया के रमेलन बेस पर ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में मिलिट्री बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उनकी रसद आपूर्ति बाधित हुई है। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है। हथियारों की खेप इजराइल पहुंचने वाली है। रक्षा कवच भी मजबूत होने वाला है। लेकिन इस बीच फ्रांस के एक कदम ने इस युद्ध में नेटो की एंट्री के संकेत दे दिए हैं। क्या है फ्रांस का वो कदम, देखिए इस रिपोर्ट में। दावा न्यूज एजेंसी का है। रिपोर्ट यह है कि फ्रांस का सबसे ताकतवर समुद्री योद्धा चार्ल्स डी गॉल भूमध्य सागर के बीचों बीच पहुंच चुका है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ रणनीतिक मोर्चे के बहुत करीब है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का कहना है कि भूमध्य सागर में फ्रांस के युद्धपोत की तैनाती जरूरी है। ये तैनाती फ्रांस के हित और सहयोगी देशों के शिपिंग रूट की सुरक्षा के लिए है, ताकि ईरान की साजिशों से फ्रांस के नागरिकों का हित खतरे में न पड़े। ईरान के उप विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि फ्रांस के इस कदम से जंग की आग भड़कना तय है। तेहरान खामोश नहीं बैठा है, फ्रांस कयामत देखेगा। इसलिए इस युद्ध में शामिल होने से बचना चाहिए।